आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है द कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग विच इज ऑप्टिकली एक्टिव इज। आपके पास ए ऑप्शन में ये है, बी में ये है, सी में ये है और डी में ये है। चलिए एनालाइज करिए। द कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें से कौन ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। चलिए एनालाइज करिए। किससे हम ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे? तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव है। यही तो है। चलिए एनालाइज करिए। पहले वाले मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए और एनालाइज करने की कोशिश करिए। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है। इसको ऐसे लेके काट दो। अगर आप इस तरह से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि ये आपका 4 मेंबर्ड रिंग है। एक OH है, इसको मान लो हम प्लेन के ऊपर ऐसे दिखा दे रहे हैं। एक CH3 है, प्लेन के ऊपर है, OH है, प्लेन के नीचे है। तो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे बना दे। तो यहाँ पे आपका OH प्लेन के पीछे और यहाँ CH3 प्लेन के बाहर, ऐसे बना दो और इसी को लेकर ऐसे काट दो। तो ये CH3 और OH ऐसे कहीं ना कहीं कट गया, ऐसे कट गया, यहाँ का OH भी कट गया और इस CH2 की इमेज इस CH2 पर चली आई। तो दैट मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री है, दैट मीन्स ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर सिस्टम के अंदर कायरल कार्बन होगा तभी तो हम कहीं ना कहीं ऑप्टिकल एक्टिव की बात करेंगे, लेकिन अगर सिस्टम के अंदर कायरल कार्बन है ही नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव वैसे भी हो जाता है। तो कहानी के अंदर देखो तो इसका मतलब इधर OH, इधर H, इधर का CH2, इधर का CH2 सेम, आगे ग्रुप भी सेम। तो इसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है। इधर देखो CH3 OH अलग अलग, लेकिन आगे सेम, इसके आगे सेम, दैट मीन्स कायरल कार्बन नहीं है। तो वैसे भी प्लेन सिमेट्री चला आएगा, दैट मीन्स मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरे को देखो तो यहां देखो तो ClBr मिथाइल, इस पे ये ग्रुप अलग और इस वाले पे ये ग्रुप अलग। तो पहला ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि इसके अंदर कायरल कार्बन है, और जब कायरल कार्बन है तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है? तब देखना क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन R है और दूसरे का भी R है तब ऑप्टिकली एक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर एक का S है, दूसरे का S है, इसका तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन R है और एक का कॉन्फ़िगरेशन S है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ये मीजो है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यही चेक करना है। सोचिए RS कॉन्फ़िगरेशन। तो RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने आपको क्या पढ़ाया है? RS कॉन्फ़िगरेशन का हमने आपको पढ़ाया है कि सबसे छोटे को प्लेन के पीछे रखते हुए अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पीरियोडिक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन R, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन S। ये तो करना है। और हमने आपको कैसे सिखाया है? हमने आपको ऐसे सिखा रखा है कि 2 तरीके से मॉलिक्यूल लिखे जा सकते हैं आपके लेवल पे। जैसे ऑप्टिकल का क्वेश्चन, RS का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे छोटा अगर प्लेन के पीछे है, सबसे छोटा अगर प्लेन के पीछे है या 2 बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता हो तो जो दिखेगा उसे सेम सोचना है। लेकिन सबसे छोटा अगर प्लेन के बाहर है, या 2 बार, एक बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता हो, तो एक बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता हो तो जो दिखता है उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आपको सोचना होता है। इसी के बेसिस पर क्वेश्चन को लगाने होते हैं। तो इस पे एनालाइज करो। एक है Br, एक है Cl, एक है CH3 और एक है ये ग्रुप। तो Br जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, पहला, ये दूसरा, इस कार्बन पे ब्रोमीन है, इस कार्बन HH है, तो ये हो गया चौथा, ये हो गया तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा है R, और एक बार आपको चेंज करना है, और जो एक बार आपको चेंज करना है तो जो दिखेगा उसका उल्टा। तो दिख रहा है R लेकिन होगा क्या? S। इधर आ जाओ तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, दिख रहा है S, लेकिन एक बार आपको चेंज करना है तो दिख रहा है S, ये है क्या? R। तो एक R है, एक S है, और एक R एक S है, तो ये कंपाउंड मीजो है, दैट मींस ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। तीसरा एलीन्स विथ ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। तो जो एलीन्स विद ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, इसकी कहानी क्या होती है? एक डबल बॉन्ड अगर ऐसे है तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर ऐसे है और तीसरा इसके परपेंडिकुलर ऐसे है, तो इसका प्लेन और इसका प्लेन एक हो जाता है, दैट मींस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री चला आता है। अच्छा, मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री चला आता है तो दैट मींस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री है, दैट मींस ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
अब आ जाओ चौथा। चौथा साइक्लो अल्काइलिडीन्स। तो साइक्लो अल्काइलिडीन्स में एक डबल बॉन्ड अगर ऐसे है तो रिंग आपकी ऐसी होती है। तो एक डबल बॉन्ड ऐसे, रिंग ऐसे, और इस पे लगा हुआ दोनों अलग, इस पे लगा हुआ दोनों अलग, तो कभी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आएगा। और जब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आएगा तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो दैट मींस इसको ध्यान से देखो, तो इस किनारे पर लगा हुआ ये दोनों अलग अलग है और इस किनारे पर लगा हुआ ये दोनों अलग अलग है। तो साइक्लो अल्काइलिडीन्स मतलब एक रिंग एक डबल बॉन्ड। तो रिंग डबल बॉन्ड का नंबर्स अगर कभी इवन नंबर में होता है 2 4 6 8, इसमें होता है किनारे अलग होते हैं, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कभी भी प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं होती है, तो ये मॉलिक्यूल हमेशा और हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यही हमारा आंसर है। तो केयरफुल रहिएगा कि जब एलिन्स विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो और उसके बाद किनारा अलग अलग हो तो वो ऑप्टिकल का केस है, लेकिन एलिन विद ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, किनारा अलग अलग हो, तो ज्योमेट्रिकल का केस है। स्पाइरेंस विद इवन नंबर ऑफ रिंग्स है, किनारा अलग अलग है, तो ऑप्टिकल का केस है। स्पाइरेंस विद ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है, किनारा अलग अलग है, तो वो ज्योमेट्रिकल का केस है। और डबल बॉन्ड रिंग को मिलाते हुए अगर साइक्लो अल्काइलिडीन्स लें विद इवन नंबर ऑफ सम ऑफ डबल बॉन्ड रिंग, तो इसका मतलब वो ऑप्टिकल का केस है, लेकिन ऑड नंबर ऑफ सम ऑफ डबल बॉन्ड पर रिंग प्लस वो ज्योमेट्रिकल का केस है। बाईफिनाइल की ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाईफिनाइल ऑप्टिकल का केस है, लेकिन ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड ट्राइफिनाइल वो आपका ज्योमेट्रिकल का केस है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीजो कंपाउंड। इनमें कौन ऐसा है जो मीजो कंपाउंड नहीं है? ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये वाला, सी ऑप्शन ये वाला और डी ऑप्शन ये वाला। चलिए सोचते हैं। Which of the following is not a meso compound? तो सबसे पहले क्वेश्चन आया कि सर मीजो कंपाउंड होते क्या हैं? तो मीजो कंपाउंड उस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा जिसके अंदर काइरल कार्बन हो और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो ऐसा अकेला कंपाउंड जिसके अंदर काइरल कार्बन है और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। और बोल क्या रहा है? मीजो नहीं चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं कोई सिमेट्री वाली बात हट जाए, मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ना हो तो मीजो की बात नहीं करेंगे। तो मतलब मीजो नहीं चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा मीजो नहीं है, एनालाइज करिए, सोचिए, इसके बारे में एनालाइज करिए। यहां पे क्या है? इधर कार्बन पे HCH3OH, इधर भी HCH3OH, तो इसका मतलब मीजो होने की गुंजाइश है। तो मीजो मैंने क्या बोला कि मॉलिक्यूल के अंदर काइरल कार्बन हो, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो मतलब मॉलिक्यूल प्लेनर हो। जब प्लेनर होगा तभी तो कहीं ना कहीं मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल हो। तो मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल होगा तो ऊपर से नाम लिखे नीचे से नाम लिखे, अगर सेम आ रहा होगा तभी कहीं ना कहीं सिमेट्री की बात करेंगे। तो सोचिए इधर से नाम लिखे तो भी 2,3 पे OH है, इधर से नाम लिखे तभी 2,3 पे OH है, मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। और सोचो कैसे मीजो होने की संभावना हो सकती है, एनालाइज करो, सोचो। अगर मैं इस पर्टिकुलर को 180 डिग्री घुमा दूं, सोचिएगा, एनालाइज करिएगा। इस CH3 को तो हमने यहीं पर छोड़ दिया, इस OH को हमने यहीं पर छोड़ दिया, H को हमने यहीं पर छोड़ दिया। 180 डिग्री घुमा दो तो ये CH3 इधर चला आया, ये OH इधर चला आया, ये H आपका इधर चला आया। पास में आगे। तो जब ये इधर चला आया तो क्या OH की इमेज OH पे, H की इमेज H पे, CH3 की इमेज CH3 पे आ गया या नहीं आ गया? आ गया। मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर हमने 180 डिग्री घुमा दिया तो इसके अंदर प्लेन सिमेट्री दिखाई दे जाती है। तो दे जाती है तो केवल सिंगल बॉन्ड का रोटेशन से तो आया है, तो दैट मींस ये कंपाउंड मीजो ही है। ये कंपाउंड कौन सा है? मीजो है, इसके अंदर प्लेन सिमेट्री है। इधर आ जाओ, एनालाइज करो। यहां क्या है? ClBrCH3, ClBrCH3, तो इसके अंदर काइरल कार्बन है। अब देख लेते हैं कि प्लेन सिमेट्री है या नहीं है। अगर प्लेन सिमेट्री हो गई तो इसका मतलब वो ए काइरल है, मतलब मीजो है। लेकिन अगर प्लेन सिमेट्री नहीं है तब वो काइरल है। तो कैसे निकालोगे? इसके क्वेश्चन को निकाल सकते हो RS कॉन्फ़िगरेशन से। अगर ए का R है, ए का S है तो प्लेन सिमेट्री है। अगर दोनों का दोनों RR है या दोनों का दोनों SS है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव वाला फॉर्म है। एनालाइज करिए। RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है ना कि डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। डायरेक्टली अटैच एटम कभी सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम का एटॉमिक नंबर देखना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। कभी मल्टीपल बॉन्ड हो जाए तो हाइपोथेटिकल सिग्मा में तोड़ देना है और उसके बाद एटॉमिक नंबर देख लेना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। और चौथा फॉर आइसोटोप्स, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ये तो देखना है, एनालाइज करिए, सोचिएगा। इस कार्बन पे BrClCH3 और इस कार्बन पे Cl,
ये भी दिमाग में रखिएगा, ये भी मैंने आपको बताया होगा कि सबसे छोटा अगर प्लेन के पीछे है या 2 बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता हो, सबसे छोटा प्लेन के पीछे है या 2 बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता हो, तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखता है वो आपको सेम सोचना होता है। लेकिन सबसे छोटा प्लेन के बाहर हो या एक बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता हो, तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखता है उसका उल्टा अपोजिट हमको सोचना होता है। ये तो करना है, एनालाइज करिए, सोचिए। यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा है आर, होगा क्या एस, क्योंकि एक बार चेंज करना है। इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा है एस, लेकिन होगा क्या आर, क्योंकि एक बार चेंज करना है। तो यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन एक एस है एक आर है, मतलब प्लेन सिमेट्री है, दैट मींस ये भी कौन सा है, मीजो वाला फॉर्म है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तीसरे को देखो, किसी भी एंगल पे घुमाओ, जैसे मैंने यहां पे घुमाया, किसी भी एंगल पे घुमाओ, अगर घुमाने से एक के ऊपर एक आ गया मतलब मीजो है, लेकिन किसी भी एंगल पे घुमाने पे अगर एक के ऊपर एक ना आए मतलब मीजो नहीं है। एनालाइज करो, काइरल कार्बन पहले देख लो, इस पे CH3OHH, पीछे OH CH3H, मतलब काइरल कार्बन है। एनालाइज करो, अगर मैं इसको 120 डिग्री घुमा दूं, तो OH पे आ जाएगा, CH3 यहां चला जाएगा, H यहां चला जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन गया, कंपाउंड कुछ ऐसा बन गया, ध्यान से देखिएगा। बाकी बाहर वाला CH3, यहाँ का OH, यहाँ का H तो अपनी जगह पर है, पीछे वाले का हमने OH को इधर कर दिया, और जो OH को इधर कर दिया तो इसका तो OH के ऊपर तो आ गया, लेकिन यहाँ का CH3 इधर चला गया, और यहाँ का जो H है, यहाँ का H जो है वो इधर चला गया, मतलब एक के ऊपर एक नहीं आया। इवन अगर CH3 को भी 120 डिग्री घुमा देते तो CH3 पे आ जाता, OH पे नहीं आता। दैट मीन्स किसी भी एंगल पे घुमाने पे एक के ऊपर एक दूसरा नहीं आ रहा है, मतलब प्लेन सिमेट्री नहीं आ रहा है, यही आपका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। अब जरा चौथे को देख लेते हैं और इसको 180 डिग्री घुमाते हैं। अगर इसको 180 डिग्री घुमाएं, सोचिएगा 180 डिग्री घुमाएं, तो फ्रंट कार्बन पे जो है CH3 अपनी जगह, OH अपनी जगह, H अपनी जगह, उसे छोड़ दिया। अब पीछे वाले को घुमा रहे हैं, तो ये OH कहां चला आया, यहाँ, ये OH कहां चला गया, यहाँ, ये वाला CH3 कहां चला गया, ये वाला CH3 कहां चला गया, ऊपर, तो ऊपर इसे ऐसे दिखा दिया, ये H कहां चला गया, ये वाला H कहां चला आया, इधर, और जब इधर चला आया तो ऐसे बन गया। तो बीच में अगर इसको मिरर डाल दें तो CH3 के ऊपर CH3, OH के ऊपर OH, H के ऊपर H आ गया, ये नहीं आ गया, तो ये भी जो फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सा है, मीजो है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि किसी भी एंगल पे घुमाने से अगर एक के ऊपर एक आ जाए, जैसे एक के ऊपर एक आ गया, मतलब मॉलिक्यूल कौन सा है, मीजो है। लेकिन किसी भी एंगल में घुमाने से अगर एक के ऊपर एक ना आए मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने घुमाने के कॉरस्पॉन्डिंग पूछा, और कुछ ऑप्शन हमने यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग पूछा कि अगर एक का R दूसरे का S है, दैट मींस ये भी मीजो है। अगर दोनों RR है या दोनों SS है, तब ये इंडिविजुअल लेवल पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, stereoisomers which are not mirror image of each other are। A ऑप्शन है enantiomers, B ऑप्शन है diastereomers, C ऑप्शन है मेसो कंपाउंड, D ऑप्शन है रस्मिक मिक्सचर। चलिए एनालाइज करिए, सोचिएगा। क्वेश्चन क्या है, stereoisomers which are not mirror image of each other, किसका डेफिनेशन है? ऐसे स्टीरियोआइसमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, किसका डेफिनेशन है? क्या वो इनेंसोमर का डेफिनेशन है, क्या वो डायस्टेरियोमर का डेफिनेशन है, क्या वो मीजो का डेफिनेशन है, क्या वो रस्मिक मिक्सचर का डेफिनेशन है? किसका डेफिनेशन है? सोचिए, इनेंसोमर्स किसको कहते हैं? Enantiomers are the stereoisomers which are mirror image of one another। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दें, यहां दे दिया CH3, यहां दे दिया OH, यहां दे दिया H, और यहां दे दिया मान लो CH2 CH3 इथाइल दे दिया। अब इसी के मिरर इमेज की बात करें तो यहां हो गया CH3, यहां हो गया OH, यहां हो गया H, और यहां हो गया CH2 CH3, ऐसा बन गया। तो अगर ये स्टीरियोआइसमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज है तो जो नाम देना है वो नाम क्या देते हैं? इनेंसियोमर, इनेंसियोमर्स।
दूसरा डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं ले लेता हूं टार्टेरिक एसिड, तो यहां हमने ले लिया OH, यहां ले लिया OH, यहां ले लिया H, यहां ले लिया H और यहां भी ले लिया COOH। एक तरह से टार्टेरिक एसिड मैंने ऐसे बना दिया और एक बार टार्टेरिक एसिड हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये हमने ले लिया टार्टेरिक एसिड। सोचिएगा, अगर मैंने यहां मिरर डाला तो क्या ये मिरर इमेज है? नहीं है। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, इनके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो कौन सा है? डाया स्टीरियोमर। ये डाया स्टीरियोमर्स है। तो देखिए, तो डेफिनेशन पूछा है स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ अनदर। स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ अनदर, ये है क्या? डाया स्टीरियोमर्स है। बस में आगे इनेंसमर नहीं है। और तीसरा क्या है? मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड किसको कहोगे? तो इसी कंपाउंड को ध्यान से देखो, तो अकेला कंपाउंड, अकेला कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन है और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसा अकेला कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन होता है और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इस अकेले कंपाउंड को जो नाम देते हैं वो नाम के देते हैं मीजो कंपाउंड। तीसरा क्या है? ये चौथा क्या है? रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं? equimolar mixture of pair of enantiomers. Equimolar mixture of pair of enantiomers are called as racemic mixture. तो डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा कि अगर इनेंसमर की बात करें तो इसका मतलब मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड एज इनेंसमर्स, नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड एज डायस्टेरियोमर्स, सिंगल कंपाउंड विच हैव कायरल कार्बन along with presence of plane of symmetry is called as meso compound। और चौथा इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंसमर्स आर कॉल्ड एज रसमिक मिक्सचर। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डाया स्टीरियोमेरिक पेयर। इसमें कौन ऐसा है जो डाया स्टीरियोमेरिक पेयर नहीं है? आपके पास एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। और पहले में पूछ रहा है पहला दूसरे के बारे में, पहले में दूसरे में पहला तीसरा, तीसरे में पहला चौथा और यहां चौथे में दूसरा तीसरा। सोचिए, एनालाइज करिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डाया स्टीरियोमेरिक पेयर। डाया स्टीरियोमेरिक पेयर मतलब डाया स्टीरियोमर्स। डेफिनेशन पे आ जाओ, क्या होते हैं? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उन्हीं को बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स। तो सोचिए, अगर कहानी के अंदर कायरल कार्बन है, कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। सोचिए, अगर कहानी में एक ही कायरल कार्बन होगा, इधर R, इधर R, इधर R, इधर S। सोचिए, ये कंपाउंड 1 है और ये कंपाउंड आपका 2 है। कंपाउंड 2 है, ये 1, ये 2। अगर ये R, ये भी R, तो इसका है क्या? आइडेंटिकल है। ये R, ये S, तो है क्या? इनेंसमर्स है। इधर S है क्या? आइडेंटिकल है। लेकिन कायरल कार्बन 2 है तो इधर RR है, इधर SS है, तो ये है क्या? मिरर इमेज है, मतलब है क्या? इनेंसमर है। लेकिन इधर आपका RR है या आपका SS है, इधर RS है, ये आपका SR है, तो ये है क्या? ये आपस में डायस्टेरियोमर्स है। मतलब नाम सेम है, स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है तो आइडेंटिकल है, नाम सेम है, स्टीरियो केमिस्ट्री उल्टा है मतलब मिरर इमेज है, इनेंसमर है। लेकिन एक जगह RR है, SS है, दूसरी जगह RS है, SR है, मतलब वो डायस्टेरियोमर्स है। यही पहचानना होता है। एनालाइज करिए, सोचिए। इसमें अगर देखें तो नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। इसमें भी देखें तो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। इसमें देखें तो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। ये देखना है। सोचिए, कभी कभी हमको देखने से पता चल जाता है, देखने से पता चल जाता है कि मिरर इमेज नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है देखने से पता ना चले। तो देखने से पता ना चले इसलिए हेल्प किसका लेना है? RS का। अगर आपने RS का सही तरीके से हेल्प लिया तो क्वेश्चन गलत होने की चांसेस नहीं है। लेकिन RS का हेल्प नहीं लिया तो हो सकता है कुछ इजी क्वेश्चन जैसे ये है लगा लो, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन हो सकता है फंस जाओ। जिसमें एसिड मान लो यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया होता, Br यहाँ लिख लिया होता, तब क्या कभी प्लेन सिमेट्री देख लेते? नहीं, फंस जाते। जैसे एक मॉलिक्यूल फिशर में लिखा हो, दूसरा फ्लाइंग वेज में लिख लिया हो, तो क्या अब देख लोगे प्लेन सिमेट्री? नहीं, फंस जाओगे। तो कैसे लेना है? तो उस केस में किसका लेना है? RS का हेल्प। अगर RS के हेल्प से क्वेश्चन लगाते हो तो 100% चांसेस है कि आप सही लगाओगे। लेकिन RS को छोड़ के क्वेश्चन लगाते हो तो चांसेस हो सकता है कि आप गलत लगाओ। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, RS का हेल्प लोगे? गुड, एनालाइज करते हैं।
आरएस। तो आरएस के लिए क्या बोला था कि आरएस के लिए आपको दिमाग में रखना है सीआईपी रूल कि डायरेक्टली अटैच में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। डायरेक्टली अटैच एटम कभी सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम का एटॉमिक नंबर देखना है और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। कभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड में तोड़ देना है और उसके बाद जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। और चौथा ओनली फॉर आइसोटोप्स जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। यही तो करना है। दूसरा क्या मैंने बताया, दूसरा मैंने बताया कि मॉलिक्यूल इसी तरीके से लिखा हुआ दे सकता है और इसी तरीके से मॉलिक्यूल लिखा हुआ दे सकता है तो सबसे छोटा प्लेन के पीछे है, सबसे छोटा प्लेन के पीछे है ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन प्लेन के पीछे है। ये 2 बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखता है वो कॉन्फ़िगरेशन सेम रखना है। लेकिन सबसे छोटा प्लेन के बाहर है, सबसे छोटा प्लेन के बाहर है या एक बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन सोचना है। ये सोचना है, एनालाइज करिए। यहाँ O है, ये C है, ये C है, H है, तो ये पहला हो गया। इस C से O लगा है, इस C से Br लगा है, ये दूसरा हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा है R, लेकिन होगा क्या S। इधर आ जाओ तो ये पहला है Br है और इधर कार्बन से O है, H है, C है, इधर कार्बन से O है, O है, O है, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, दिख रहा है R, ये भी क्या हो गया S, क्योंकि हाइड्रोजन यहां है। इधर आ जाओ तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा दिख रहा है S, हो गया R, और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा दिख रहा है R, हो गया S। इधर आ जाओ तो ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा दिख रहा है S, हो गया R, और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा दिख रहा है S, हो गया R। इधर आ जाओ तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा दिख रहा है R, हो गया S, और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा दिख रहा है S, और ये हो गया R। RS लिख लिया। अब एनालाइज करो। कह रहा है कि नॉट डायस्टेरियमस, पहले डायस्टेरियमस पहचान लेते हैं। इसमें बोल रहा है SS, इसमें बोल रहा है RS। SS RS मैंने क्या बोला, SS RS आपस में डायस्टेरियमस हैं, तो ये आपस में डायस्टेरियमर हैं। दूसरे को देखो, पहला और तीसरा, तो पहले बोल रहा है SS और यहां बोल रहा है RR। पहले में क्या बोल रहा है SS और यहां बोल रहा है RR, मतलब ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो दैट मीन से है क्या, एनहांसर। यही हमारा आंसर है। इनको भी देख लेते हैं। तो अगर इनको देख लें तो बोल रहा है पहला और चौथा, तो यहां बोल रहा है पहला SS और चौथा बोल रहा है SR। तो पहला बोल रहा है SS और ये बोल रहा है SR, ये भी आपस में क्या हो गया, डायस्टेरियमस। और चौथा बोल रहा है सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्या है, सेकंड आपका है RS और थर्ड आपके पास क्या है, RR। तो RS RR, RS RS और यहाँ क्या है RR, ये भी आपस में क्या हो गए, डायस्टेरियमस। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर हो बेटा कि ऐसे स्टीरियोआइसमस जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उन्हें बोलते हैं एनहांसर, और ऐसे स्टीरियोआइसमस जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उनको बोलते हैं डायस्टेरियमस। लगाते कैसे हैं, हमको लगाना होता है RS कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से। अगर काइरल कार्बन 2 है और इधर RR और इधर SS है, मतलब ये एनहांसर है। लेकिन अगर इधर RR ये SS है और इधर RS ये SR है तो ये आपस में क्या है, डायस्टेरियमस। लेकिन केयरफुल रहिएगा फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए RS और SR ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। याद रखिएगा, फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ये दोनों सेम हैं। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं तो ये दोनों अलग अलग हैं। याद रहेगा, बताओ फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, सही नहीं है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन बोल रहा है एनहांसर्स आर एसेंशियली काइरल एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। बी ऑप्शन बोल रहा है डायस्टेरियमर्स आर नॉट नेसेसरली काइरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। सी ऑप्शन बोल रहा है ऑल ज्योमेट्रिकल्स आइसमर्स आर डायस्टेरियमर्स। और डी ऑप्शन बोल रहा है ऑल डायस्टेरियमर्स आर काइरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए सोचते हैं विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला किसके बारे में है, एनहांसर्स के बारे में, कि एनहांसर्स आर एसेंशियली काइरल एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो डेफिनेशन पे आ जाओ, एनहांसर्स क्या होते हैं, एनहांसर्स आर दोज स्टीरियोआइसमर्स व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। तो ऐसे स्टीरियोआइसमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उनको बोलते क्या हैं,
इनएंसर्स हैं। जैसे अगर मैं ले लेता हूं CH3, यहां ले लेता हूं OH, यहां ले लेता हूं H और यहां ले लेता हूं इथाइल, इसका मिरर इमेज और इसका मिरर इमेज, तो यहां हो गया CH3, यहां हो गया इथाइल, यहां हो गया OH, यहां हो गया H, बन गया मिरर इमेज। तो ऐसे स्टीरियोआइसमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, इनको क्या बोलना है? इनएंसर्स। तो बोल रहा है इनएंसर्स आर एसेंशियली कायरल, सही बात है, इसके अंदर कायरल कार्बन है, और सही बात है कि मॉलिक्यूल के अंदर कभी भी प्लेनो सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आएगी। और जब मॉलिक्यूल के अंदर कभी भी प्लेनो सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आएगी तो हमेशा और हमेशा कैसा होगा? कायरल। और कायरल है तो हमेशा और हमेशा कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एक ही तो कंडीशन है कि मॉलिक्यूल को कायरल होना है। दैट मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर प्लेनो सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? डायस्टेरियमर्स आर नॉट नेसेसरली कायरल एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। नॉट नेसेसरली कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव, सही बात है। तो डायस्टेरियमर का डेफिनेशन क्या है? डायस्टेरियमर का डेफिनेशन है स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन मिरर इमेज। और जो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन मिरर इमेज की बात कर रहे हैं और ऑप्टिकल के केस लेके चल रहे हैं, तो मीसो टार्टेरिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। ये हमने ले लिया मीसो टार्टेरिक एसिड, लेकिन दूसरा टार्टेरिक एसिड जो ऑप्टिकली एक्टिव वाला फॉर्म है, इसको अगर ले लें और इनको लेते हुए अगर अपने कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करें तो सोचें क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है? नहीं है। और जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरियमर का डेफिनेशन है कि ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उन्हें बोला जाता है डायस्टेरियमर्स हैं। तो ये डायस्टेरियमर्स हैं। तो ऑप्टिकल में डायस्टेरियमर की बात कर सकते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी पकड़ो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर को देखने की कोशिश करो, ये भी स्टीरियो आइसोमर है और ये भी स्टीरियो आइसोमर है। अगर मैं यहां मिरर डालने की कोशिश करूं तो क्या मिरर इमेज है? नहीं है। तो ये भी तो डायस्टेरियमर है। तो डायस्टेरियमर का टर्म ज्योमेट्रिकल में भी यूज होता है और डायस्टेरियमर का टर्म ऑप्टिकल में भी यूज होता है, लेकिन इनएंसर्स का टर्म केवल और केवल ऑप्टिकल में यूज होता है, ज्योमेट्रिकल में यूज नहीं होता है। तो सेकंड आपसे बोल रहा है डायस्टेरियमर्स आर नॉट नेसेसरली कायरल, सही बात है, इसके अंदर प्लेनो सिमेट्री आ गई और जो इसके अंदर प्लेनो सिमेट्री आ गई तो नॉट नेसेसरली कायरल, कायरल होना जरूरी नहीं है। ये ए कायरल है, ये मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल है। ये मॉलिक्यूल कैसा है? ए कायरल है। इनके बीच में भी रिलेशनशिप पूछ सकता है और इनके बीच में भी रिलेशनशिप पूछ सकता है। तो इसका मतलब डायस्टेरियमर्स आर नॉट नेसेसरली कायरल, ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तीसरा बोल रहा है ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियमर्स, सही बात है, अभी आपने देखा है एक सिस लिया है एक ट्रांस लिया है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, जब मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरियमर्स हैं। तो ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियमर, ये स्टेटमेंट भी सही है। चाहे सिस ट्रांस के टर्म्स में लेके चलें, चाहे सिन एंटी के टर्म्स में लेके चलें, चाहे ई जेड के टर्म्स में लेके चलें, अगर स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, तो कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। और जब कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे बेटा, तो होंगे क्या? वो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। और लास्ट बोल रहा है ऑल डायस्टेरियमर्स आर कायरल एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है, यही तो हमारा आंसर है। क्यों है? यही तो आपने देखा, अगर ये डायस्टेरियमर्स हैं और इसके अंदर प्लेनो सिमेट्री आ गई तो इसका तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन बोल क्या रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑल डायस्टेरियमर्स आर कायरल, ये कहाँ कायरल है? ये कहाँ कायरल है? तो इसका तो कायरल वाला टर्म्स भी गलत है, ऑप्टिकली एक्टिव वाला टर्म्स भी गलत है, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ गिवन मिक्सचर्स आर। एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और ए ऑप्शन दे रहा है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन, टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ गिवन मिक्सचर आर। सोचिए 4 कंपाउंड का मिक्सचर दिया हुआ है और पूछा कितने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस काम में आता है? जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है अगर किसी कंटेनर में मौजूद हो और उसे अलग करना चाहते हो, तो जिस प्रोसेस को यूज करते हैं वो प्रोसेस कौन सा होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर बन के दूसरे कंटेनर में चला जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो कहीं ना कहीं इसी कंटेनर में रह जाएगा। तो फ्रैक्शन वाइज अलग करना, उसी प्रोसेस को बोलते क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। अब कैसे पता करोगे कि किसका किसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है? तो अगर नाम अलग अलग है, कनेक्शन अलग अलग है, अटैचमेंट अलग अलग है, तो इसका कंपाउंड अलग है,
और जो कंपाउंड अलग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। तो जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, इन सभी की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होती है, मतलब उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। इवन अगर वो आइसोमर नहीं भी हैं और नाम भी अलग अलग हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। दिक्कत आती है जब कहानी में आता है स्टीरियो। तो स्टीरियो में दो हैं, एक इनेंसोमर है, एक डाया स्टीरियमर्स है। तो इनेंसोमर्स आर द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। तो दैट मींस इसका जितना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका भी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर डायस्टेरियोमर की बात करें तो डायस्टेरियोमर्स आर द नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स। तो दैट मींस इसका स्टीरियो केमिस्ट्री अलग, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अलग, इस पर्टिकुलर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग। तो दैट मींस इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। तो इसका तो यही हमको देखना है कि अगर ये आइसोमर है और स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में तो हर बार उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग हो सकता है, लेकिन अगर स्टीरियो आइसोमर है तो केयरफुल रहिएगा कि डायस्टेरियोमर होगा तो अलग होगा, इनेंसोमर होगा तो अलग नहीं होगा। तो सोचिए, एनालाइज करिए, पूरे का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अटैचमेंट देख लो। इस कार्बन से फ्लोरीन और क्लोरीन लगा है, इस कार्बन से फ्लोरीन आयोडीन लगा है, इस कार्बन से फ्लोरीन ब्रोमीन लगा है। तो सोचिए, क्या कभी भी इन तीनों का नाम सेम हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसे नंबर 1 दिया, इसे नंबर 2 दिया, क्योंकि ब्रोमो बी है, इधर फ्लोरो क्लोरो है, तो इसी के हिसाब से नंबर 1 होगा कि नंबर 1 ये नंबर 2, ये नंबर 1 ये नंबर 2, ये नंबर 1 ये नंबर 2, नंबर 1 इधर चले जाओ ब्रोमो वाले केस में। तो जब ब्रोमो वाले केस में चले गए तो ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया आपका नंबर 2। यहां हो जाए ये नंबर 1, ये आपका नंबर 2, ये बनेगा। तो सोचो, यहां पे बात आ रही है 1 ब्रोमो 1 आइडो, यहां बात आ रही है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, यहां बात आ रही है 1 ब्रोमो 1 फ्लोरो, और यहां बात आ रही है 1 ब्रोमो 1 फ्लोरो। तो यहां 1 ब्रोमो 1 फ्लोरो है, 1 ब्रोमो 1 फ्लोरो है, यहां 1 2 आइडो 2 क्लोरो है, यहां 2 आइडो 2 क्लोरो है। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, लेकिन ये तीनों आपस में क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो अगर ये तीनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो पहले का, दूसरे का, तीसरे का तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा ही होगा, तो 3 फ्रैक्शन तो मिले ही मिले। अब यही देख लेना है कि अगर ये आपस में डायस्टेरियोमर हो गए तो इसके कारण भी एक और फ्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन अगर ये इनेंसोमर हो गए तो इन दोनों के कारण फ्रैक्शन एक ही आएगा। तो अगर इनेंसोमर है तो आंसर आपका 3 और डायस्टेरियोमर है तो आंसर आपका 4। ये पकड़ लीजिए, एनालाइज करिए। तो जिस कार्बन पे ब्रोमीन फ्लोरीन है, जिस कार्बन पे ब्रोमीन फ्लोरीन है, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जिस कार्बन पे आयोडीन क्लोरीन और जिस कार्बन आयोडीन क्लोरीन है इनके साथ मिला लेना है। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को इसके साथ कंपैरिजन, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को इसके साथ कंपैरिजन करना है। सोचिए, एनालाइज करिए। सबसे छोटा मैंने क्या बोला, यहां और यहां होगा तो जो दिखेगा उसका उल्टा, और सबसे छोटा अगर यहां और यहां होगा जो दिखेगा सेम। सोचिए, सीआईपी रूल के बेसिस पे छोटे की बात करेंगे तो पहला Br, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा कार्बन, चौथा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां है, जो दिखेगा उसका उल्टा। तो पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा R होगा क्या? S। यहां D, Cl, I और कार्बन, D सबसे छोटा है तो जो दिखेगा उसका उल्टा। तो पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा है R होगा क्या? S। तो ये क्या निकला? SS। इधर आ जाओ, तो ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा दिख रहा है S होगा क्या? R। हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, इसलिए ड्यूटेरियम यहां है, जो दिखेगा उसका उल्टा। तो पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा है R होगा क्या? S। तो यहां कहानी SS है, यहां कहानी RS है। ये कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं, डायस्टेरियोमर्स हैं, और अगर डायस्टेरियोमर है तो इनका फ्रैक्शन भी अलग ही आएगा, और जो इसका फ्रैक्शन भी अलग आएगा तो 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कितने हो गए? 4। यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि अगर वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, नाम अलग अलग वाली बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग फ्रैक्शन आएगा। लेकिन अगर वो स्टीरियो आइसोमर है और अगर वो इनेंसोमर है तो उस केस में तो फ्रैक्शन 1, लेकिन अगर वो डायस्टेरियोमर है तो उस केस में फ्रैक्शन 2। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2। ए ऑप्शन दे रहा है आइसोमेरिक कंपाउंड, बी ऑप्शन दे रहा है कायरल कंपाउंड, सी ऑप्शन दे रहा है मीजो कंपाउंड, और डी ऑप्शन दे रहा है इनेंसोमर्स विद कायरल कार्बन। चलिए एनालाइज करिए, सोचिए बेटा। डेफिनेशन है, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2। सोचिए, रेसमिक मिक्सचर होते क्या है? रेसमिक मिक्सचर होते हैं इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंसोमर्स। अब क्वेश्चन है, इनेंसोमर्स क्या होते हैं? इनेंसोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर।
मतलब अगर मान लो हम ऐसे कंपाउंड लेते हैं, एसिड यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया CH3, और इसी का मिरर इमेज ले लेते हैं, यहाँ हो गया एसिड, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया H। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं या नहीं है? हैं। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, इनको बोलते हैं क्या है? इनहेंसर्स। और इन्हीं का इक्विमोलर मिक्सचर, ये और ये अगर बराबर मात्रा में एक जगह मिला दिए जाए तो इसे मिक्सचर को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? रसमिक मिक्सचर। तो पहला बोल रहा है रसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू आइसोमेरिक कंपाउंड। टू आइसोमेरिक कंपाउंड। तो आइसोमेरिक कंपाउंड कौन से हो सकते हैं? इसमें इसने मेंशन नहीं किया कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हो, स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहे हो, किस तरह के आइसोमर को मिलाने की बात कर रहे हो, और जो किस तरह के आइसोमर को मिलाने की बात कर रहे हो दैट मींस क्लियर नहीं है, दैट मींस आंसर नहीं है। दूसरा बोल रहे हैं कि रसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड, भाई कौन सा कायरल कंपाउंड को मिला रहे हो? क्या आप इस वाले कायरल कंपाउंड को क्या इस वाले कायरल कंपाउंड के साथ मिला रहे हो? क्या इनकी मिलाने की बात हो रही है? नहीं। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनहांसर, एक दूसरे के मिरर इमेज को मिलाने की बात हो रही है, दैट मींस इसकी बात भी नहीं होगी। तीसरा बोल रहा है मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड, अलग अलग मीजो कंपाउंड को मिलाने की बात कर रहे हो, तो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड्स होते हैं सिंगल कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन हो, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो सिंगल कंपाउंड है और यहाँ पे दो कंपाउंड को मिलाने की बात हो रही है, दैट मींस सी भी हमारा आंसर नहीं है। और दिमाग में आ सकता है कि दो अलग अलग मीजो ले लो, तो क्या दो अलग अलग मीजो कंपाउंड ले लोगे तो क्या मिरर इमेज होंगे? नहीं होंगे, दैट मींस इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन लास्ट बोल रहा है इनहेंसिमर्स विद कायरल कार्बन। इनहेंसिमर, तो वही तो मैंने डेफिनेशन दिया, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनहेंसिमर्स। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनहेंसिमर्स। तो इनहेंसिमर्स विद कायरल कार्बन, इनहेंसिमर्स विद कायरल कार्बन, तो यही हमारा आंसर है। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि रसमिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनहेंसिमर्स। कि इक्विमोलर मिक्सचर पेयर ऑफ इनहेंसिमर्स को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? रसमिक मिक्सचर। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मीजो आइसोमर आल्सो। ए ऑप्शन दे रहा है 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, बी ऑप्शन दे रहा है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, सी ऑप्शन दे रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन, डी ऑप्शन दे रहा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। चलिए एनालाइज करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मीजो आइसोमर आल्सो। मीजो आइसोमर आल्सो, इनमें से कौन ऐसा है जिसके अंदर मीजो आइसोमर हो सकते हैं? तो क्वेश्चन आया कि सर मीजो आइसोमर क्या होते हैं, ये मीजो कंपाउंड क्या होता है? सोचिए, सिंगल कंपाउंड, अकेला कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन है और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो सिंगल कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन है और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसी कंपाउंड को बोलते क्या है? मीजो कंपाउंड है। जैसे अगर मैं मीजो टार्टेरिक एसिड ले लूं तो मीजो टार्टेरिक एसिड है क्या? यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ COOH, यही तो है। और सिंगल कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन है और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। तो सोचिए, अगर कंपाउंड लिखा होता तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते, लेकिन कंपाउंड तो है नहीं, इसको नाम लिखा हुआ है और नाम लिखा हुआ है तो क्वेश्चन कैसे लगाओगे? तो सोचिएगा, डेफिनेशन से निकलता है अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ऊपर से नाम लिखें चाहे नीचे से नाम लिखें सेम आए, तभी तो कहीं कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या कभी भी मीजो हो सकता है? नहीं। तो मीजो होने की पहली कंडीशन है बेटा कि मॉलिक्यूल को कैसा होना है? सिमेट्रिकल होना है। मॉलिक्यूल कैसा होना है? सिमेट्रिकल होना है। दैट मींस ऊपर से नाम लिखें चाहे नीचे से नाम लिखें, दोनों का नाम सेम होना चाहिए। तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और इसके अंदर कम से कम 2 कायरल कार्बन है, इसके अंदर 2 कायरल कार्बन है, तभी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और इसका 2 कायरल कार्बन है तो इसका मतलब इसके अंदर मीजो होने की चांसेस हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है और कायरल कार्बन 2 नहीं है तो उसके अंदर मीजो की संभावना भी नहीं होगी। यही देख लेना है, एनालाइज करिए। 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, स्ट्रक्चर बनाइए पेंटेन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 2,3 डाइक्लोरो, तो 2,3 डाइक्लोरो
ले लिए। और जो 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन लिया तो सोचो इसके इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 2 है, तो क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? नहीं। और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो इसके अंदर मीजो की गुंजाइश नहीं है। बस में आगे इधर आ जाओ, तो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो जो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन की बात कर रहे हो तो सोचिए क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं है? है। इधर से नाम लिखे तभी 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, इधर से नाम लिखे तभी 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया। और इसके अंदर काइरल कार्बन में 2 हो गया तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया, इसके अंदर काइरल कार्बन 2 हो गया तो इसके अंदर मीजो होने के चांसेस हैं। तो मीजो होने के चांसेस हैं, कैसे हो सकते हैं? इसके अलोंग आरएस, इसके अलोंग आरएस की बात हम कर सकते हैं। तो कहानी के किरदार में आरआर भी हो सकता है, कहानी के किरदार में एसएस भी हो सकता है, और कहानी के किरदार में आरएस भी हो सकता है। और जो ही कहानी में आरएस हुआ तो क्या मीजो बन गया या नहीं बन गया? बन गया। मतलब कहानी में हम कुछ इस तरह का किरदार सोच सकते हैं जो कि आपका कैसा है? मीजो है। बस में आगे जब दोनों सीएल एक तरफ हो गया तो मीजो हो गया, और एक बार अगर आपने सीएल इधर, दूसरा सीएल इधर, एच इधर, एच इधर, CH3 इधर, CH3 इधर, तो ये डी बन गया, और इसी का मिरर इमेज आपका एल बन गया। तो इसका ये जो 3 बना रहे हो आरआर, एसएस, आरएस, तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो हो गया, दैट मींस इसके अंदर मीजो है। सी की बात कर लें तो 2-क्लोरोब्यूटेन। तो जो 2-क्लोरोब्यूटेन की बात कर रहे हो तो इसके अंदर एक ही काइरल कार्बन है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, दैट मींस इसके अंदर मीजो के चांसेस नहीं है। और चौथा बोल रहा है 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड। तो 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड, तो यहां भी देखो तो एक ही काइरल कार्बन है, दूसरा है नहीं, मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है नहीं, दैट मींस इसके अंदर मीजो होने के चांसेस नहीं है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें नाम अगर लिखे हो, इनसे स्ट्रक्चर बनाना और उसके बाद पता करना कि मीजो है या नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन फ्यूचर में आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखा है और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसके अलोंग रोटेशन की बात कर रहा है। तो कौन सा मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है? वो जो कि आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अलोंग रोटेशन दिखाता है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अलोंग कोई ऑब्जर्वेशन दिखाता नहीं है। सोचिए कैसे पता करोगे कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? तो मॉलिक्यूल को देखना है आपका काइरल होना चाहिए, दैट मींस मॉलिक्यूल के अंदर कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल काइरल है, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक ही काइरल कार्बन है, ABCD, एक ही काइरल कार्बन है, तो कभी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर एक भी कार्बन पे 2 सेम ग्रुप आ जाए, तो मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री हो जाती है, और जब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री हो जाती है तो ये आपका कैसा हो जाता है? ए काइरल। अगर एक से ज्यादा काइरल कार्बन हो जाए, और जब एक से ज्यादा काइरल कार्बन हो जाए तो पॉसिबिलिटी हो सकती है प्लेन सिमेट्री हो भी जाए, और पॉसिबिलिटी हो सकती है प्लेन सिमेट्री ना भी हो। और जब प्लेन सिमेट्री हो गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन सिमेट्री नहीं हुई तो ऑप्टिकली एक्टिव। यही तो करना है। तो सोचिए, एनालाइज करिए। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में पूछ रहा है। तो यहां देखिए इस कार्बन पे एसिड NH2 तो अलग अलग है, लेकिन H और H सेम है। और जब 2 ग्रुप सेम हो गए, 2 एटम सेम हो गए, तो क्या मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री आ गया या नहीं आ गया? आ गया। इन तीनों को प्लेन में लेते हुए ऐसे काट दो तो H की इमेज H पे चली आएगी, और इसके अंदर प्लेन सिमेट्री हो गया, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बी में आ जाओ, तो बी में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ OH अलग, H अलग, CHO अलग, CH2 OH अलग, तो इसका तो ये काइरल कार्बन है। और अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक ही काइरल कार्बन है तो इसके अंदर कभी भी प्लेन सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री नहीं होगी। और जब कभी भी इसके अंदर प्लेन सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री नहीं होगी तो यही हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाएगा। सी में आ जाओ। सी में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर NH2HPH ये ग्रुप अलग, यहां भी HNH2PH ये ग्रुप अलग, दैट मींस ये भी काइरल है, ये भी काइरल है। काइरल कार्बन आ गया, बच्चा फंस गया कि सर ये भी तो हो सकता है। तभी मैंने क्या बोला कि अगर काइरल कार्बन इसके अंदर 2 है तो अगर प्लेन सिमेट्री आ गया तो मीजो फॉर्म है, लेकिन अगर प्लेन सिमेट्री नहीं आया तब ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। मीजो फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव और दूसरा वाला ऑप्टिकली एक्टिव। एनालाइज करिए। RS कॉन्फ़िगरेशन सबसे छोटा प्लेन के पीछे है,
रोटेशन क्लॉकवाइज हो गया R, एंटी क्लॉकवाइज हो गया S। RS कॉन्फ़िगरेशन हेल्प किसका लेना है? CIP रूल। डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। डायरेक्टली अटैच एटम पे अगर डिसाइड ना हो तो अगले वाले एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। कभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड में तोड़ने के बाद जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। उसके बाद लास्ट में ओनली फॉर आइसोटोप्स जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। इसे तो करना है, एनालाइज करिए। NHCC ये हो गया पहला। इस फिनाइल को अगर खोलते हो तो कार्बन कार्बन है, इधर कार्बन पे नाइट्रोजन है, इसलिए हो गया दूसरा। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो क्या गया R, मूवमेंट क्लॉकवाइज। इधर आ जाओ तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, मूवमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक R है एक S है, और जो एक R है एक S है, दैट मीन्स ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। और जो इसके अंदर मिरर इमेज की बात हो रही है तो ये मीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो लाइट को ऐसे ही निकाल देगा, वो रोटेशन नहीं दिखाएगा। और इसमें आसो तो यहाँ H यहाँ SH अलग, लेकिन ये इथाइल अलग, दैट मींस ये कायरल कार्बन नहीं है। इसके अंदर भी प्लेन सिमेट्री चली आएगी, ये भी आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को नहीं घुमाएगा। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते हैं। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज। ए ऑप्शन दे रहा है SS है, बी ऑप्शन दे रहा है RR है, सी ऑप्शन दे रहा है RS है, और डी ऑप्शन दे रहा है SR है। चलिए सोचिए। RS कॉन्फ़िगरेशन, तो RS कॉन्फ़िगरेशन में हमको करना क्या है? सबसे छोटे को प्लेन के पीछे रखना है, सबसे छोटे को प्लेन के पीछे रखना है। A फिर B फिर C फिर D, मान लो प्रायोरिटी ऑर्डर है और सबसे छोटा प्लेन के पीछे है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्लॉकवाइज आए तो नाम क्या है? R। और सबसे छोटा अगर प्लेन के पीछे है, प्लेन के पीछे है, और उसके बाद A, ये आपका B, ये आपका C, ये D, और मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो नाम क्या होता है? S। क्वेश्चन आया कि सर सबसे छोटा प्लेन के पीछे ना हो तब, अगर फिशर में लिखा हो तब तुमने क्या बताया होगा? हमने आपको बताया होगा अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना है, इसी से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। सोचिएगा, सबसे छोटा प्लेन के पीछे है, सबसे छोटा प्लेन के पीछे है, या 2 बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता हो, तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा उस कॉन्फ़िगरेशन को सेम रखना है। सबसे छोटा प्लेन के बाहर है, सबसे छोटा प्लेन के बाहर है, या एक बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता हो, एक बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता हो, तो उस कॉन्फ़िगरेशन में जो दिखेगा उसका उल्टा सोचना होता है। इसी से आपको सारे के सारे क्वेश्चन लगाने होते हैं। और प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड होती है? तो प्रायोरिटी डिसाइड होती है CIP रूल से। ये रूल क्या है कि डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। डायरेक्टली अटैच एटम कभी सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। कभी मल्टीपल बॉन्ड हो जाए तो हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड में तोड़ देना है, और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। कभी आइसोटोप्स हो जाए तो आइसोटोप्स के केस में जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। यही लगाना है। सोचिए, पहले एसिड कार्बन पे OH, कार्बन OH एसिड, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसे नंबर 1, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3, इसे नंबर 4 दे दिया। ध्यान से देखना, H प्लेन के पीछे है, OH प्लेन के बाहर है, एसिड और ये ग्रुप प्लेन में है। सोचिए, अटैचमेंट पहले O फिर C फिर H फिर C, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। इधर भी C, इधर भी C, इधर H इसकी प्रायोरिटी कम। लेकिन इस एसिड को जब खोलोगे तो ये एसिड कुछ ऐसे दिखेगी, और पाई को जब खोलोगे और हाइपोथेटिकल सिग्मा बनाओगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो कार्बन का अटैचमेंट ऑक्सीजन 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 से है, और यहाँ कार्बन का अटैचमेंट कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से है। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन 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 से अटैच है, और यहाँ कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है, तो इसी की प्रायोरिटी ज्यादा है। मतलब ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड। तो मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। और अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? R। इधर आ जाओ, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया थर्ड। मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। दिख क्या रहा है? S। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ है, और जो हाइड्रोजन यहाँ है एक बार चेंज करना है तो जो दिखेगा उसका उल्टा। तो दिखेगा उसका उल्टा, दिख रहा है
आपका एस, लेकिन होगा क्या आर, तो ये भी आर, ये भी आर, इसी को मिला लेना है। तो ई ऑप्शन कह रहा है एस एस, बी ऑप्शन कह रहा है आर आर, यही हमारा आंसर है, और सी ऑप्शन कह रहा है आर एस, और डी ऑप्शन कह रहा है एस आर। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे?